जय हिंद फ्रेंड्स, इस थर्सडे 13 ऑफ जुलाई 2023 चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें यहाँ पे कंपाइल करके मैं लाता हूँ डेली करंट अफेयर, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन। सारा चीज़ें कंपाइल करके आपको एक जगह पे इजीली प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या आज के द हिंदू एडिटोरियल में, और पूरी की पूरी जो न्यूज़पेपर है उसकी एनालिसिस करेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ और फैक्ट्स हैं, पीआईबी डाटा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। उससे पहले बता दूं मैं यहाँ पर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, इस चैनल की जो वीडियोस पढ़ती हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती हैं। आप वहाँ से आसानी से अगर पीडीएफ इसकी चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस था जो पिछले वीडियोस में मैं डाला था। अब इसकी डिटेलिंग को देखेंगे जल्दी से और एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि यह इनिशिएटिव इंडोर्स किया गया G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, और इनिशिएटिव है सपोर्ट कर रहा है लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। तो यहाँ पे आपको बता दें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लो इनकम और G20 फ्रेमवर्क पेरिस क्लब के साथ यहाँ पे चीजें हुई हैं, इनिशिएटिव है। जल्दी से एक्सप्लेनेशंस अगर देखें तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे चार्ट पहली ऐसी कंट्री थी जो ऑफिशियली रिक्वेस्ट करी थी इस प्रकार की चीजें भी होनी चाहिए, डेब्ट रिस्ट्रक्चर पॉलिसीज भी होनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें चैड जो कंट्री है, अफ्रीका की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो बनाई गई थी, ये इंट्रोड्यूस बाय चाइना और अदर ग्रुप ऑफ 20 कंट्री लास्ट ईयर हेल्प विद द पेरिस क्लब। तो ये चीजें हैं जो स्टेटमेंट को राइट कर रही हैं यहाँ पे। कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट बियॉन्ड डेब्ट सर्विसेज, ये चीजें आई हैं DSSI, इसी के अंतर्गत चीजें आती हैं। इनिशिएटिव की बात करी जाए तो G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, यहाँ पे इनिशिएटिव है इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। दूसरी तरीके से अगर इंटेंट की बात करी जाए तो क्या डील करता है, तो जो भी इंसॉल्वेंसी होती है G20 फ्रेमवर्क वो डील करता है किस प्रकार से जो डेब्ट ले रहे हैं और ये इशू क्रिएट हो जा रही हैं, कंट्री बर्डन फील कर रही हैं, ये सारी चीजें इसमें डील हो जाती हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको दिया। IMF भी इस रिफॉर्म को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ, इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अनाउंस किया गया था नवंबर 2020 में डील करने के लिए कि इस किस प्रकार के अनसस्टेनेबल जो डेब्ट हैं उसको डील किया जाए, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। पेरिस क्लब की बात करी जाए तो यहाँ पे मेजर क्रेडिट कंट्री के रूप में ऑफिशियल ये ग्रुप बनाई गई थी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो 1956 में ये चीजें होती हैं। एम है इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देखना कि किस प्रकार से समाधान निकाल सकते हैं डेब्टर कंट्रीज की। यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चंस देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई कर रहा है मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। तो 4 रैंक में यहाँ पे क्या मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में है, तो बिल्कुल भी नहीं। पहला स्टेटमेंट इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं आती है, यहीं तक हम लोग गलत स्टेटमेंट रख लिए हैं। तो अब सीधे अगर हम इसको देखें कि करेक्ट पूछ रहा है तो ये गलत हो जाता है यहीं पे, और इसको जैसे ही हम नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका ये कट गया, आपका ये भी कट गया, आपका ये बच जाता है और ये बच जाता है, क्योंकि ये भी तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतनी चीजें बच जाती हैं, ये बच गया और ये बच गया। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे ये चीजें एक्सट्रीमली करेक्ट स्टेटमेंट डाली गई है। 15% से ऊपर आप कैबिनेट में शामिल नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट भी लाया गया था जिसके कारण यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। अब देखिए, जब दूसरा स्टेटमेंट सही होता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप नेग्लेक्शन मेथड से 50 से 60% तक ऐसे ही क्वेश्चन को डील कर सकते थे अगर आपको ये चीजें नहीं आती थी तभी भी। तो ये चीजें हैं, आप अगर नेग्लेक्शन मेथड भी खेलेंगे तो भी आप क्वेश्चंस को डील करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशंस की तरफ अगर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ओनली है, और कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे 4 रैंक में नहीं किया है। क्या क्या मिनिस्टर हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट
दूसरे डेप्यूटी मिनिस्टर। इन प्रकार की चीजें हैं जो आर्टिकल 74 में मेंशन है। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्वेश्चंस पूछा है 74 किससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही हुआ। दूसरा अगर बात करी जाए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, तो मिनिस्टर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, सीधे सीधे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंक्लूड करता है मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये चीजें याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ जो अभी आपको बताया, तो क्या मतलब हुआ मिनिस्टर का, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंक्लूड करेगा मेंबर कैबिनेट में। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जो अभी आपको अमेंडमेंट बताया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में करा जाता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी लेकर के 15% से ऊपर चीजें नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, हाउस ऑफ द पीपुल, किसको बोला जाता है, एलएसको, मतलब लोकसभा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। आर्टिकल 74A काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर असिस्ट करेंगे, एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को किसी भी परफॉर्मेंस और ड्यूटीज में उसके। तो ये चीजें हैं जो अंतर्गत यहाँ पे 74 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चंस बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे चीजें डाल रहा हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वर्ड कैबिनेट अपीयर्स ओनली वंस इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 क्लॉज 3। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे PIB न्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने दी जाती हैं। तो जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहल, वो पुष्पा कमल दहल जिनको प्रचंड भी बोला जाता है, उनकी वाइफ जिनका नाम सीता दहल है, उनका देहांत हो गया है। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर शोक जताते हुए नजर आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्फॉर्मेशंस आपको दी जा रही है, याद रखिएगा। अमित शाह 42वां यहाँ पे फाउंडेशन डे फंक्शन ऑफ नाबार्ड जो है यहाँ पे अटेंड किए हुए हैं। तो कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई हैं। नितिन गडकरी लॉन्च कर रहे हैं नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव तिरुपति से, याद रखिएगा कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, तिरुपति से। ये ग्रीन मिशंस के तहत चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कीम निकल के आई, अटल वयो अभ्युदय योजना। तो ये जो स्कीम है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी सीनियर सिटीजन है भारत के, जो बुजुर्ग लोग हैं भारत के, उनको एम्पावर किया जाए और इस स्कीम में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उनको एक प्रकार से इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस अपनी दें। जो भी भारत के बड़े लोग हैं, एल्डरली पीपल की बात करी जा रही है यहाँ पे, बुजुर्ग की, और उनकी वेलबींग और सोशल इंक्लूजन की बात करी जा रही है, यानी समाज में उनको भी जोड़ करके रखा जाए और उनकी उपयोगिता, उनका कंट्रीब्यूशंस भी हो जीडीपी में। इस प्रकार से चीजें लेकर के चल रही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्लोसरी आ जाती है, ये यहाँ पे डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ। लोग ये भी बोल रहे थे कि आप सर ग्लोसरी अपने वीडियोज़ में डालिए ताकि ये चीज़ें फ़ायदा पहुँचाए। जो भी लोग एग्जाम्स की छोटे छोटे तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, एसएससी सेक्टर, इसमें ग्लोसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं लेके आया। तो सबसे पहले मर्सिनरी एक वर्ड है जो अभी न्यूज़ में चल रही है वैगनर ग्रुप की वजह से। तो ये क्या है, एक प्रकार की सोल्जर फॉर्च्यून होती है, प्राइवेट आर्मी होती है। इसकी सिनोनिम्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हायर्ड सोल्जर बोला जाता है, हायरलिंग या फिर प्राइवेट आर्मी, तो इसी को मर्सिनरी बोली जाती है। याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स पर्यायवाची के रूप में देता हूँ। दूसरी जो है रेमिनिसेंट, मतलब एक जैसा, लगभग सिमिलर। तो ये चीज़ें याद, तो इसका क्या है सिनोनिम, सिमिलर टू, कंपेरेबल विथ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा जो आ रहा है माइग्रेंट। माइग्रेंट वर्ड का अगर बात करी जाए तो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेशन करना, छोड़ के चली जाना, वो चीज़ें क्या होता है माइग्रेशंस के रूप में होती हैं। उसकी सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इन दोनों में भी थोड़े से अंतर होते हैं, लेकिन आप सिनोनिम्स की बात करी जाए तो यहाँ पे चीज़ें उपयोग होती हैं। ये क्या है, जब आप
अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे इमिग्रेंट कहलाते हैं। और जब आप यहाँ पे दूसरी कंट्री से आप इन कर रहे हैं तब इमिग्रेंट कहलाते हैं, और जब अपनी कंट्री को एग्जिट कर रहे हैं तब आप इमिग्रेंट कहलाते हैं। वही ई और ई का अंतर है, यानी ई से एग्जिट कर रहे हैं, ई से इन कर रहे हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। इनकमर हो गए, न्यू कमर हो गए, एसाइलम सीकर हो गए, सेटलर हो गए, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट, एग्जाइल, नोमैड, इंटीनरेंट, जिप्सी, ट्रैवलर, वैग्रेंट, ट्रांजिट, रोवर, वेफेरर और वांडरर, ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे टाइगर डेथ हुई है दुधवा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकाली गई है 4 टाइगर की यहाँ पे डेथ हो गई है दुधवा टाइगर रिजर्व में यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ बताई गई है क्या, कि जो लायन होते हैं, जो टाइगर होते हैं, उनकी एक एरिया होती है। मान लीजिए एक टाइगर है, उसकी ये एरिया है, दूसरा टाइगर है, उसकी ये एरिया है। ये टाइगर इस एरिया में गया तो दोनों में फाइट होना शुरू हो गया। फाइट होने से बहुत सारे इंजरीज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण बाद में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, जो भी चोटें होती हैं, घाव होते हैं। इसके कारण उनकी डेथ निकल के आई है। तो इन्फेक्शंस की वजह से बाद में डेथ निकल के आई है। यहाँ पे रिपोर्ट में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशंस हुई है, इसकी जो टाइगर की डेथ हुई है, इन्वेस्टिगेशंस हुई है उसकी, उसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारा लैकूना है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशंस कमियां हैं, जो भी फील्ड स्टाफ हैं उसकी भी कमियां हैं, और पेट्रोलिंग की बात करी जाए तो सही से पेट्रोलिंग भी यहाँ पर नहीं हुई है कि हम अपने टाइगर को सेव कर सकें। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अगर टाइगर लड़ रहे हैं तो भी पेट्रोलिंग करके वहाँ पे चीज़ें इशू कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दी जाती है। तो यहाँ पे जब हमको पता होगा तब तो हम पेट्रोलिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, सही प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशंस फेलियर यहाँ पे नज़र आ रही है फॉरेस्ट में, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आई हैं। 4 टाइगर की डेथ हो गई है, जो आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट अगर बात करी जाए ट्रॉपिकल वाटर की, तो ट्रॉपिकल वाटर हरे कलर के हो रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हरा क्यों दिख रहा है? तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगी, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो एक प्रकार से ग्रीन क्लोरोफिल की बात करी जाए, जो एक पिगमेंट होता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक फाइटोप्लैंक्टन, तो यही यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रीन वाटर यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? जो फाइटोप्लैंक्टन है इनकी कम्युनिटी यहाँ पे अल्टरेशंस हो रही है, इसमें चेंजेज हो रहे हैं, वही चेंजेस इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। किसको? पूरी की पूरी मरीन फूड वेब की हम अगर बात करें तो वो चेंज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओशियंस में इस प्रकार की चीज़ें मिलना बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, और जो भी मरीन एनिमल हैं उनको यहाँ पे उनके फूड वेब में चेंजेस भी नज़र आएंगे। तो फूड वेब क्या होता है? मान लीजिए ग्रुप ऑफ चैन है, तो ग्रुप ऑफ चैन इंटरलिंक विथ ईच अदर, तो ये इसको फूड वेब बोला जाएगा। अब ग्रुप ऑफ चैन क्या होता है? मान लीजिए चूहा है, चूहा को कौन खा गया? स्नेक खा गया, स्नेक को कौन खा गया? ईगल खा गया। तो ये सीरीज है एक चैन की, और ऐसे ही ईगल को कौन खा गया? मान लीजिए टॉप में लायन या ह्यूमन बैठा है, इसको खा रहा है। तो ये इंटरकनेक्ट एक दूसरे से हो जाएंगे, उस हिसाब से ये वेब बन जाते हैं, जाली बन जाते हैं, यानी सारी की सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये फूड वेब की बातें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो जो ओशियंस रिलीज कर रहा है, ओशियन एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो कलर है ये डिटरमाइन कर रहा है कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ओशियंस में रिलीज होती हैं। लेकिन अभी करेंटली ओशियंस की बात करी जाए तो 25% ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस यहाँ पे हुई है, और चेंज हुआ है ओशियन कलर में। यही दर्शाता है कि फाइटोप्लैंक्टन की कम्युनिटी यहाँ पे जो है वह जो
मरीन लाइफ है उसको इम्पैक्ट करती हुई नजर आई है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको अभी मैं बताया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट कमेंट सेक्शंस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पे अमोघ लीला दास जी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए, परमहंस जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आए कि ये लोग फिश खाते थे। इसी को देखते हुए कृष्णा कॉन्शियस, जो कि इस्कॉन बोला जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्साइंस, ये जो है इस मोंग को, अमोघ लीला दास जी को, ये फेमस हैं और इनको 1 महीने के लिए छुट्टी पे रख दिया गया है। तो ये देख सकते हैं ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़? तो यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल यहाँ पे कंडेम की है, क्या स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रही है जो भी रिसेंट पब्लिक और प्री डिमिटेटेड एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कुरान हुई है। तो इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है सीधे। ये कहाँ पे हुई है? स्वीडन में हुई है। तो कुरान को लोग वहाँ पे फाड़ के जला रहे थे। ये चीज़ें हैं जो इंडिया इस पे क्या कह रहा है, अपना रिजेक्शंस दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी कंट्री इंडिया के फेवर में भी वोट करी हैं और पाकिस्तान इस पे क्लेम किया था। तो कौन सी कंट्री हैं जो फेवर की हैं? तो बांग्लादेश, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, कतार, यूक्रेन और यूएई जैसी कंट्री हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इंडिया ऑन मेडनेस डे रिजेक्टेड यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट हमारे मणिपुर वाले जो दंगा फसाद हो रहा है, एथनिक वायलेंस हो रहा है, उस पर ये डिबेट करने के लिए राजी हुआ है। अब बताइए, हमारी इंटरनल इशू है, ये हमारे इंटरनल इशू पे डिबेट क्यों करेंगे? ये हमारे देश पे राज कर रहे हैं क्या? तो ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर बात करी जाए ग्लोबली इशू की, तो ये एक प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव इशू बन जाते हैं। 2 कम्युनिटी के बीच में, एक कुकी ट्राइब है, दूसरी मितई ट्राइब है। दोनों ट्राइब के बीच में बहुत सारे वायलेंस हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और 60,000 के आसपास लोग शरण लेते हुए नजर आए, अपने घर द्वार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के शरण लेते हुए नजर आए हैं। तो ये मणिपुर में बहुत बुरा हाल चल रहा है फ्रेंड्स, और इसको सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इतनी सेंसिटिव इशू ये बन गई है। मर्सिनरीज ग्रुप, जिसे यैगनर ग्रुप बोला जाता है, ये यहाँ पे अपनी चीज़ों को हैंडओवर करती हुई, वेपन्स को हैंडओवर करती हुई रशियन मिलिट्री को अल्टीमेटली नज़र आ रही है। नॉर्थ कोरिया को जानते ही हैं आप, क्या करता है? मिसाइल बनाता है और टेस्टिंग करता है, यही इसका काम है। इसके हेड का नाम किम जोंग उन है। ये इनका शक्ल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके शक्ल में, और बात करी जाए स्क्वायर के शक्ल में, कोई लगभग अंतर नहीं होगा। ये इनका इस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर बात करी जाए इनके एक्शंस की, इनके एक्शंस भी ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं। काफ़ी डिप्लोमेसी करते रहते हैं ये। और बात करी जाए नॉर्थ कोरिया की, तो आपके नॉर्थ कोरिया जो एक कंट्री है और सपोर्ट करती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से किसको? चाइना को सपोर्ट करती है। तो हमेशा धमकी देता है ये जो यूएसए का एक टापू है, उस टापू पे ये बम मार देगा, इसका यही चीज़ें हैं। तो अभी क्या चीज़ें हैं जिसकी ट्रायल कर रहा है ये? तो ICBM, ये क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये अगर एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, दूसरा कॉन्टिनेंट है एशिया, तो यहाँ से ये जो मिसाइल जा सकती है उसको ICBM बोला जाता है। इसीलिए इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर रही है, उसको ICBM बोला जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, हाओसोंग 18 ICBM। ये अभी 1000 किलोमीटर की लैंडिंग के लिए यहाँ पे वाटर में टेस्टिंग हुई है। कोरियन पेनिनसुला से ये चीज़ें और जापान के आसपास चीज़ें हमेशा करता रहता है। ईरानियन प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम राइसी यहाँ पे केन्या विजिट किए हैं एंड युगांडा की, इनकी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये 11 साल में पहली बार ये चीज़ें इब्राहिम राइसी ऐसी चीज़ें किए हैं, याद रखिएगा। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है, ये जो है वेलकम किए हैं फ्रेश कमिटमेंट ऑफ वेपन और एम्यूनिशंस के लिए, कि जो भी उनको दिया जा रहा है यूएसए से, उसके लिए बहुत खुशी की बात है, वेलकम की बात है। और दूसरी तरफ क्या एक्सप्रेस किए हैं कि डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं कि हमको जो है नाटो का जब समिट हुआ तो इसमें आपको समिट में हमें नाटो का मेंबर
बनाना चाहिए, न कि पोस्टपोन करना चाहिए। तो यूएस से जो गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे इनको अभी कहा है कि अभी आपका राइट्स टाइम नहीं आया है, सही समय पे हम आपको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। स्वीडन भी इसमें इंक्लूड करने के लिए वेटिंग लिस्ट में है और ये भी स्वीडन भी इसमें जुड़ना चाहता है। ये जो नाटो की रिसेंटली मीटिंग हुई है, ये कहाँ पर हुई है? तो नाटो की जो रिसेंटली मीटिंग हुई है वो आपके विलिनियस शहर लिथुआनिया में हुआ है, ये याद रखिएगा। 11वां राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया और यूके के बीच में हुआ है कि किस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हो सके। याद रखिएगा, अभी चल रहा है, सफलता नहीं मिली है। भारत की तरफ से अगर बात करी जाए तो पीयूष गोयल थे, उनकी विपक्षी, उनके समकक्ष की अगर बात करी जाए तो केमी बैंडनोज यहाँ पे थी। आर अश्विन की बात करी जाए तो यहाँ पे 33वां विकेट ये लिए हैं और 33 बार ये 5 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज वाले में भी 5 विकेट लेके 33 बार ये 5 विकेट का लेकर कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 और ये टेस्ट के बॉलर के रूप में सबसे बेस्ट वर्ल्ड के बॉलर भी हैं, अभी टॉप रैंकिंग है इनका, टेस्ट में पहला रैंकिंग है। चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में और उसकी कैपेबिलिटी पूरी चेक हो गई है, सही तरीके से लॉन्च हो जाए यही आशा करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। वीकनिंग ऑटोनॉमी एक एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को पूरी डिटेलिंग में अच्छे से देखा जाएगा। क्या दिया है इस एडिटोरियल में? तो जो ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्तता, इंडिपेंडेंसी, लिबर्टी, लोगों की फ्रीडम, उसकी बातें बोली जा रही हैं। तो क्या फ्रीडम है, क्या ऑटोनॉमी है, इसकी चीज़ों को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है ये चेक करता रहे। कोई चीज़ें गलत हो ये इसको अधिकार है, अपना जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करता है और सीधे जजमेंट दे देता है। ये चीज़ें इसके पास पावर दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या दिया है? स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट जो यहाँ पे 2021 में करी गई थी कि सर्विसेज को यहाँ पे एक्सटेंड की जा सकती है, किसके? ईडी के। तो यहाँ पे 2 साल तो फिक्स था, लेकिन 3 साल तक और बढ़ाई जा सकती है ईयर दर ईयर। तो यहाँ पे टोटल 5 साल तक इसको मैक्सिमम करी जा सकती है। 2 साल इनकी टेन्योर है प्लस 3 ये बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनका टेन्योर 5 साल कर दिया गया है। यही चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, जिसके कारण संजय मिश्रा को समय से पहले कहा है कि भैया रिजाइन करो आप, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपकी अपॉइंटमेंट करी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बताया। 31 जुलाई से पहले स्टेप डाउन करने के लिए एसके मिश्रा जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हैं, आपके ईडी जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे स्टेप डाउन करने के लिए उनको पद छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया है। जो रूलिंग हुई है वो पार्लियामेंट कैन रिमूव द बेसिस ऑफ एनी जजमेंट थ्रू लेजिस्लेशन, लेकिन पार्लियामेंट को क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेशन से जजमेंट को यहाँ पे हटा सकता है, लेकिन नलिफाई नहीं कर सकता कोर्ट अगर कोई चीज़ें डायरेक्ट कर रही है तो ये देखिए फिर से टसल शुरू हो गया है पार्लियामेंट और जुडिशरी में। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, इनको रिमूव किया जाता है या फिर कंटिन्यू किया जाता है या फिर कुछ चेंज होती हैं, यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसलिए ईडी की बैकग्राउंड में जाकर के हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए बात अगर हेड ऑफ द सीबीआई और ईडी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की बैकग्राउंड में जाकर के अभी देखेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये एश्योर करती है 2 साल का आपका टर्म जो अभी आपको बताया। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए बढ़ाने की इनकी पावर, तो 5 साल की चीज़ें तक करी जा सकती हैं। 3 प्रकार की 3 साल की एनुअल एक्सटेंशन इनको दी जाती है। तो अगर 1-1 साल करके ये बढ़ाएं तो ये 2 ही साल इनकी टेन्योर है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 5 साल तक चीज़ें कर दी जाती हैं। जो पिटिशनर थे इन्हीं को चैलेंज किए हैं इस सब चीज़ों को, और इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं गलत पाई गई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में नहीं है कि आप 5 साल तक ऐसे हमेशा इस प्रकार की चीज़ों को करेंगे। कोर्ट यहाँ पे सीधे सीधे रिजेक्ट किया है इस प्रकार की चीज़ों को, और जो कंटेंशन था 2021 में, इसको सीबीसी एक्ट के तहत यहाँ पे चीज़ें, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जजमेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बातें बोल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ है, ये फॉलो चीज़ें नहीं हुई है। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलेंगे और
सीबीआई को यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या है सीबीआई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एक प्रकार से एजेंसी है जो डोमेस्टिक क्राइम और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे जानी जाती है। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्राइम हो सीबीआई को हैंडओवर किया जा सकता है, याद रखिएगा। ये ऑपरेट करता है ज्यूरिडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्वेश्चंस पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। इन्वेस्टिगेट करता है क्या क्या घूसखोरी चल रही है, करप्शन चल रहा है, ये उसको गवर्नमेंट के अंदर चेक करता है। अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करी जाए तो कौन कौन मेंबर होते हैं जो इसको अपॉइंटमेंट करते हैं? तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो कौन लीडर है लोकसभा में अपोजिशंस का? मेजॉरिटी पार्टी की, वहां पे वो एक मेंबर होते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये इनके अपॉइंटमेंट कमेटी में मेंबर होते हैं। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट वॉज एस्टेब्लिश बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हो गया है चीजें। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इसको बनाई गई थी और अथॉरिटी दी गई थी कि आप इन्वेस्टिगेट करें क्राइम में। इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी इसका मोटो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीडीएस में आ जाता है कि इसका मोटो क्या है। सीबीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है आपको आरटीआई। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे मैं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। आप इसका इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, बताइए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। तो ये सीबीआई जो है ऑफिशियली डिजाइन किया गया है, यही इंटरपोल के साथ अपनी कनेक्ट होती है। इंटरपोल क्या होती है? इंटरनेशनल पुलिस, यानी वर्ल्ड की जो पुलिस ग्लोबली बात करी जाती है वह इससे कनेक्ट करेगी। सीबीआई का हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1963 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्लू क्या है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिजोल्यूशंस के तहत इसको फॉर्म करी थी। अब जैसे ही यहाँ पे लिख देगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको फॉर्म करी थी, लेकिन ये पर्सनल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाइएगा। जब ये फॉर्म करी थी तो इसी के अंतर्गत आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आती है सीबीआई, और फॉर्म किया गया था होम मिनिस्ट्री के रिजोल्यूशंस के द्वारा। तो ये चीजें याद रखिएगा हमेशा, जो कि आपको बताई जा रही है। अब जो चीजें आ रही हैं यहाँ पे माइग्रेंट क्राइसिस, ये जो माइग्रेंट क्राइसिस हैं आपको उसकी सारी इशू डिटेलिंग अच्छे से हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये अभी जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट है यहाँ पे कोलैप्स हुई है, गवर्नमेंट वहाँ पे रिजाइन की है, वहाँ के पीएम रिजाइन किए हैं। क्या इशू है, क्यों रिजाइन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड, क्यों रिजाइन किए हैं, क्या प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, किस प्रकार के इशू क्रिएट हो गए हैं अचानक जो इस प्रकार का एक्शंस वहाँ के पीएम को लेना पड़ा है, वो सारी डिटेलिंग आपको इस माइग्रेंट क्राइसिस में लेकर के चलेंगे। सबसे पहले ये माइग्रेंट क्या होते हैं? तो जब एक देश से छोड़ के, जैसे कि अगर बात करी जाए आपका मेडिटेरेनियन सी में अभी रिसेंटली एक बोट पलटी थी, उस पे बहुत सारे लगभग 500-600 लोग एक ही बोट पर थे, और वो लोग मेडिटेरेनियन सी, मध्य सागर को क्रॉस करके कहाँ पर जा रहे थे? यूरोप में जा रहे थे। किसी भी कंट्री में रिफ्यूजी बन जाते हैं, वहाँ पर जाते। तो अपनी कंट्री को छोड़ के आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे उस देश के आप रिफ्यूजी कहलाएंगे, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्यों मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्या क्राइसिस है? तो माइग्रेंट को लेकर के ही ये इशू क्रिएट हुई है, जिसके कारण यहाँ पे मार्क रूते, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मार्क रूते जो है रिजाइन कर दिए हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट गिर गई है। तो ये सारी चीजें हैं। इशू ऑफ इमिग्रेशन यहाँ पे क्रिटिकल और डायनेमिक है यूरोपियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें। तो जब भी बात करी जाए एक नए जगहों को चूज करने के लिए, तो जो अफ्रीकन पीपल हैं जहां से बॉर्डर लगती है, और यूरोपियन पीपल है जिसके बीच में मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ से लोग यहाँ भागने का सोचते हैं, और एशिया से भी यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूरोपियन में यहाँ पे अच्छा लाइफ है, अच्छा पैसा है, उधर शिफ्ट हो जाएं, किसी भी तरीके से शिफ्ट हो जाएं, चाहे वीजा मिले चाहे ना मिले।
या इसी प्रकार से लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलीगल जो माइग्रेंट है ना, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ फ्रेमवर्क करने के लिए जानी जाती है। तो इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए मार्क रूते को यहाँ पे क्या किया गया है, मार्क रूते यहाँ पे रिजाइन करते हुए नजर आए। 13 साल से पावर में थे और अचानक से इनको रिजाइन करना पड़ गया। क्यों किए? क्योंकि जो सपोर्ट करना चाहिए कोलिशन, इनके जो पार्टनर थे, लीडर थे, वो सपोर्ट नहीं किए। इनकी दो प्रकार की डिमांड थी, वो भी आपको बताई जाएगी। तो उस पॉलिसी को, उस रिफ्यूजी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किए, जिसके कारण यहाँ पे ये रिजाइन कर दिए। अब देखिए ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है किस प्रकार से नीदरलैंड के गवर्नमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। तो पॉलिसीज में क्या था, 2 प्रकार की पॉलिसीज था, 2 स्टेप में। पहला कि टेम्परोरी था, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि किस प्रकार से ये भाग कर आ रहे हैं, और परमानेंट जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस करे जा रहे हैं, जिनके ऊपर ये चीजें चल रही हैं, वार्तालाप चल रही हैं, देश जिन पे बात कर रहा है। दूसरा जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि 2 साल इनको वेट करना पड़ेगा। क्या कि जो भी बच्चे हैं अपने यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे, उनको भी जो पेरेंट हैं, पेरेंट को और बच्चों को ज्वाइन करने के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, तब उनको अपने बच्चों को और माता पिता को यहाँ पे एक मिल ला पाएंगे। ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे थे आपके मार्क रूते। तो मार्क रूते जो हैं यहाँ पे, इनकी चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया गया है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे बात करी जाए राइट पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तो ये सपोर्ट किया है दूसरे टीयर को, बट अपोज किया है 2 टीयर वेटिंग सिस्टम को। तो ये 2 साल वाले वेट वाले सिस्टम को यहाँ पे अपोज करते हुए नजर आए, जिसके कारण ये स्टेप डाउन कर गए हैं और पॉलिटिक्स से त्याग भी ले लिए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मार्क रूते जी का नाम, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड चल रहे हैं। बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हैं इस प्रकार जो नीदरलैंड की तरह ही इन सब चीज़ों से भी फेस कर रहे हैं। 2022 से अगर बात करी जाए तो 21,000 के आसपास लोग आउटसाइड यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एसाइलम लेते हुए नजर आए, यानी शरण लेते हुए, रिफ्यूजी बनकर शरण लेते हुए नजर आए। माइग्रेशंस की फिगर जो है 4 लाख यहाँ पे बात करी जाए, 1 2 3 4 लाख, यस 4 लाख की बात करी जाए अगर, तो 4 लाख के आसपास आंकड़े यहाँ पे जाते हुए नजर आए। तो इमिग्रेशंस है ये इमिग्रेशंस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी इश्यू निकल के आ रही हैं यूरोपियन नेशंस में। तो यहाँ पे इसकी भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को अगर ब्रीच करेंगे तो ये लॉ फ्रेम करना ही पड़ेगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, माइग्रेशंस वर्ल्ड में क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे कारण क्या है? तो आपको बता दें बहुत सारी कारण है। लिविंग स्टैंडर्ड की कारण है, कॉन्फ्लिक्ट की कारण है, जियोपॉलिटिक्स की कारण है, नीड की कारण है, ये सारी बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं। तो लिविंग क्राइसिस जो है रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और वेस्टर्न मॉस्को पे सैंक्शंस कर रहा है, इसकी भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो इशू निकल के आ रहा है, इसकी वजह से लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं। तो सेवरल यूरोपियन कंट्री इस प्रकार की सिस्टम को लाने के लिए जानी जाती है। एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज जो कि टफ बनाती हुई इसके लिए जानी जाती है। फ्रांस की बात करी जाए तो यहाँ पे मरीन लेपेन जो कि फिनिश किए हैं अभी अपना सेकेंड, तो ये इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 2022 में यहाँ पे इनको भी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें बोल करके ये चीज़ें आए हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, इटली भी पार्टी है इस प्रकार की जो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे फेवर कर रही है, यानी एंटी इमिग्रेशन चीज़ें यहाँ पे भी लाई जा रही है। ग्रीस भी इसी प्रकार की चीज़ें चलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली ग्रीस में इलेक्शंस हुए और यहाँ पे कैरिकोज मित्सोताकी ये भी ब्रूटल एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज को फेवर करते हुए नजर आए। नाम याद रखिएगा, इलेक्शंस जीत करके आए हैं, शपथ लेते हुए मैंने आपको दिखाया था।
तो ये सारी चीज़ें थी टर्की की। रूते की अगर बात करी जाए तो ये इसी आधार पे चलने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके कारण इस रिफ्यूजी पॉलिसी ने इनको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी यह कहा जाए कि ये अपने मन से ही रिजाइन कर दिए हैं, जिसके कारण सरकार गिर गई है। अब क्या बातें हैं यहाँ पे, क्या होनी चाहिए? तो यूरोप को, यूरोपियन यूनियन के जो भी नेशन है, सही प्रकार से रिफ्यूजी पॉलिसी लाना चाहिए। यहाँ पे रिफ्यूजी के लिए जो उनके राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, जो नीड है वो देना चाहिए, जो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें कम से कम उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें लाते हैं तो आर्किटेक्चर, जो भी चीज़ें हम लोग उनको दे रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना चाहिए कि जो भी रिफ्यूजी आ रहे हैं देश में, उनको सही प्रकार से डील किया जाए। ये नहीं कि रिफ्यूजी ला दिए, उनको कोई राइट्स ही नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस होता हुआ नजर आएगा। ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी मैं आपको बताया। कॉलोनियल ब्लॉट क्या है, नया एडिटोरियल निकल के आ रहा है, उसको हम देखेंगे। ये बहुत ही पुरानी जो उपनिवेशीवाद है, कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशी, वो सारी चीजें क्या हैं जो अभी भी चल रही हैं, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे दिया जाए। तो रिसेंट न्यूज जो चला है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड क्या किया है, 484 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स, जो पुराने थिंग्स होते हैं, जो पुराने स्टैचूज होते हैं, मूर्तियाज होती हैं, वो सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स के रूप में, आर्चियाक आर्टिफैक्ट्स के रूप में जानी जाती हैं। तो ये लूट लिया गया था कहाँ से? इंडोनेशिया, श्रीलंका, कॉलोनियल एरा में, जब उपनिवेशीवाद थे, ये लोगों को ब्रिटिश लोग जब कॉलोनी या स्लेव बना लिए गए थे, ऐसी बातें बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। तो जब कॉलोनी बना ली गई थी ब्रिटिश के द्वारा इन कंट्रीज़ को, इंडिया को भी बनाए थे कॉलोनी, यूएसए को भी कॉलोनी बनाए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को भी कॉलोनी बनाए, अफ्रीकन नेशंस को भी कॉलोनी बना चुके हैं। तो ये छोटा सा ब्रिटिश आइलैंड बहुत सारे जगहों पे कॉलोनी बनाया है, जिसी के कारण ये इंग्लिश भाषा वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी के कारण यहाँ पे 484 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं, और ये रिटर्न करने से इनकी कॉलोनियलिज्म पॉलिसी कहीं सही थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या किए थे, एक्सप्लॉयटेशंस ही, जहाँ पर गए थे वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस ही किए थे। तो ब्रिटिश की ये जो जिद्दी पॉलिसी है यहाँ पे कि रिटर्न करने की, हाँ हम कोई चीज़ें रिटर्न करेंगे, तो अगर बात करी जाए क्लासिकल ग्रीक मार्बल की तो उसको भी रिटर्न करिए। और बात करी जाए यहाँ पे लॉर्ड एलिगन के द्वारा यहाँ पे ये भी बोला गया है, ये सारी चीज़ें जो रोसेटा स्टोन है इसको भी रिटर्न कीजिए। इजिप्ट से आप 1802 में लेकर के आए, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये इजिप्ट। बार बार ये इजिप्ट यही बोलता है कि मेरा रोसेटा स्टोन दे दो, आप लंदन के म्यूजियम में क्यों रखे हो, ये मेरा है। तो यहाँ पे ये चोरी किया हुआ बात बोला जाए तो गलत नहीं होगा। लंदन के म्यूजियम में सारा इंडिया का चीज़, इजिप्ट का चीज़, कॉलोनियल कंट्री की चीज़ें अपने लंदन के म्यूजियम में रख करके ये वहाँ से पैसे कमाते हैं। तो बताइए, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो सब चीज़ें, सारी चीज़ें रिटर्न करिए। कोई एक चीज़ें रिटर्न करके आप क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। तो बेनाइन, ब्रॉन्ज, इस तरीके की चीज़ें आप रिटर्न कर रहे हैं नाइजीरिया से जो चुरा दी गई थी। तो ब्रॉन्ज वाली चीज़ें आप रिटर्न करके क्या करेंगे? रिटर्न करना हो तो कोहिनूर डायमंड जो भारत से लिए हैं वो रिटर्न करिए, जो आपके अमरावती स्तूपा से, गोलकोंडा चीज़ें से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाली चीज़ों से, आंध्र प्रदेश वाली स्टेट से ये चीज़ें कोहिनूर डायमंड निकल के आया है, जो अभी राजा के मुकुट के पर शोभामान पड़ता है। कहाँ के? तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजा के मुकुट पे। पहले इसको रानी एलिजाबेथ सेकेंड पहनती थी, अब राजा पहनते हैं चार्ल्स थर्ड। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो आपको बताया जा रहा है। तो रिटर्न करना हो तो सही से रिटर्न करिए और सब चीज़ें रिटर्न करिए, तब जाकर के वो एक्सेप्टेबल होगा। जो भी ट्रेजर है जो लूट लिया गया था इंडिया से और बहुत सारे ऐसे कॉलोनियल पीरियड से, यहाँ पे कॉलोनियल कंट्री से, जो जिसको कॉलोनी बनाए थे, वो चीज़ें भी लूटी गई हैं। तो आप मनी की बात करेंगे अगर, तो मनी जो टैक्स के रूप में अगर एक्सप्लॉयटेशंस जो हमारी की हैं उसको जोड़ के अगर देखें तो वो तो चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि आप
जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ किए थे, जो थ्योरी दी गई थी नैरोबी साहब के द्वारा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, इसको आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे, इतने पैसे आप चोरी करके भारत से ले गए। लेकिन जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, स्टैचूज हैं, जो हमारे विरासत हैं, हेरिटेज हैं, आप अपने लंदन म्यूजियम में रखकर शोभामान नहीं कर सकते। ये कोई एक अच्छे सिविलाइजेशन का प्रतीक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं जो आप चोरी किए हैं, उसे रिटर्न करिए, ऐसी चीज़ें क्लेम करी जा रही हैं। तो सही बात है, ये दूसरे की चीज़ें आप रखकर अपने लंदन म्यूजियम में शोभामान नहीं रख सकते ये चीज़ें। तो ब्रिटिश म्यूजियम इस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं, इसको रिटर्न करना चाहिए और जो भी राइटफुल ऑनर है उसको सुपुर्द करना चाहिए। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं रोसेटा स्टोन, ये इजिप्ट का है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इजिप्ट के लिए। ये देखिए इसको कितनी सुरक्षा में लंदन म्यूजियम में रखी गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस की यहाँ पे दिख भी रही होंगी आपको यहाँ पे म्यूजियम में। ये अपना टीपू सुल्तान का ये कोट है, तो टीपू सुल्तान का कोट, ये अपना डायमंड है। कौन सा डायमंड? कोहिनूर डायमंड, जो अभी मुकुट पे लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा डायमंड था और मुकुट पे इसको लगाया गया है। किसके? तो इंग्लैंड के मुकुट पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वाइंस है जो भारत के हैं और देख सकते हैं स्टैचूज भी भारत के हैं, वो आपके लंदन म्यूजियम में शोभामान बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं, अपने पास क्यों रखे गए हैं, यही तो क्वेश्चंस है। और अगर उनको रिटर्न ही करना है तो सारी चीज़ें रिटर्न करें। आप एक चीज़ें रिटर्न करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। कोहिनूर जो कि इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे तो लंदन जो एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इनजस्टिस यहाँ पे है। तो यहाँ पे इनजस्टिस है, तभी तो ये हमारी चीज़ों को अपने पास रखे हुए हैं, हमें सुपुर्द खाक नहीं कर रहा, हमें को देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो इंपीरियल पावर कहीं ना कहीं पिछली जो है ये चीज़ें दिखाती हुई नज़र आ रही हैं कि इनजस्टिस यहाँ पे है। कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट 2023 तक इस प्रकार की चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती हुई नजर आई है कि जो भी उपनिवेशीवाद थे, वो जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिंबल और नेशंस के रूप में यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये किसको दर्शाती हैं? तो सीधे सीधे उपनिवेशीवाद की चीज़ों को ही तो दर्शाती हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें हैं और आप लेकर के गए हैं। तो ये क्या है? कॉलोनियलिज्म की थ्योरी को ही दर्शाती हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे उसको पछतावा होना चाहिए, इस प्रकार के जो पाप किए हैं राष्ट्रों के साथ, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। अगर कनाडा की बात करी जाए तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो 2016 में ही यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए नजर आए। किस एक्शन से? देखिए आपको बता दें, कोमागातू मारू एक पोर्ट है लैंड वैंकूवर में, तो यहाँ पे कोमागातू मारू शिप आया था, तो जो कि ये शिप आपके कनाडा के पोर्ट पे लैंड डॉक करने नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनमें बहुत सारे ऐसे सिख थे, बहुत सारे लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये क्षमा मांग सकते हैं। तो आप इतनी बड़ी चीज़ें की हैं, इसके लिए आप एटोनमेंट, क्षमा, पछतावा, सॉरीनेस क्यों एक्सप्रेस नहीं करते? तो ये चीज़ें हैं जो करती ही नहीं है। यूके की बात करी जाए यहाँ पे, ये स्टील वेल बिहाइंड डच, तो ये डच से भी पीछे चल रहे हैं। ये इन प्रकार की चीज़ों को अगर कंसीडर किया जाए तो डच लोग तो हमको अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यूके ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं और वही भारत से ली गई हुई, इजिप्ट से ली गई हुई, इंडोनेशिया से ली गई हुई। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बल्कि बर्तनों वाली चीज़ें, ब्रॉन्ज वाली चीज़ें हम लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं, जो कि लूट के लेके चली गई थी चीज़ें। यही सारी इंपॉर्टेंट म्यूजियम लंदन में जो चीज़ें एक चोर बाजार के रूप में यहाँ पे बोला जाए तो गलती नहीं होगी, और ब्रिटिश यहाँ पे कोई भी स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्बल की बात करी जाए जो ब्रिटिश म्यूजियम में उसकी शोभामान बढ़ा रही है, ब्रिटिश रेड कोट की बात करी जाए, टीपू सुल्तान की जो भी अभी आपको दिखाया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें को एग्रीगेट करके भारत को हैंड ओवर करना चाहिए। जो भारत की चीज़ें हैं, जो दूसरे की चीज़ें हैं, उसको हैंड ओवर करना चाहिए। ब्रिटिश म्यूजियम में जो चीज़ें हैं वह शोभायमान तो हैं, लेकिन वह उनकी चीज़ें नहीं है। तो वो दिखा क्यों रहे हैं? वो कॉलोनियल एरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ यहाँ पे, और कोमागातू मारू एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या दर्शाती हैं कि कॉलोनियल जो रूल है ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशंस किया। अच्छा, वहाँ के एक विचारधारा है, क्या है? वो लोग ये सोचते हैं भारत में जब ब्रिटिशर्स पहुंचे तो उनको सिविलाइज्ड किए। अरे आप हमें क्या सिविलाइज किए? हम लोगों की सिविलाइजेशन हड़प्पा कल्चर को देख लीजिए। आप जब ईंट बनाना नहीं जानते थे, ईंट किसे कहते हैं, आप जब
जमीन पे सोते होंगे, पेड़ पे सोते होंगे, तब हम लोग घर बना के जिंदगी यापन करते हैं। हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, हमारा वैदिक सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो कल्चर के रूप में थी। तो हमारे यहाँ घर बनाकर 2 तल्ला मकान बना के हड़प्पा समय से हम लोग रह रहे हैं। आप हमें सिविलाइजेशन सिखाएंगे कि क्या सिविलाइजेशन है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए बात कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो विरासत हैं, जैसे कि कोहिनूर हीरा, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमें रिटर्न करनी चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें जो वैल्यू भी कम हो और हेरिटेज को भी कम दर्शाती हूँ। तो हमें अगर रिटर्न करना हो तो सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करिए। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। जो ब्रिटिश स्कूल चिल्ड्रेन यहाँ पे देखेंगे वो लूट परोख वाली भी चीज़ें देखेंगे। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो बड़े होंगे तो वो क्या से सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्योंकि अपने ही बच्चों को आप सिखाएंगे कि ब्रिटिश सरकार इंडिया से ये चीज़ें लेकर के आई है। तो क्यों लेकर के आई है, उनके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें जो आपको बताया, ये सारी डिटेलिंग आपको दे दी गई है। आशा करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, दिखाई गई, आपको समझ में आई होंगी। और कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन फ्री है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वाइट डिप्लोमेसी फॉर साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज में रहता है। क्वेश्चंस भी यहाँ से यूपीएससी कई बार बना चुका है। तो यहाँ पे इसकी सारी डिप्लोमेसी को देखेंगे, किस प्रकार से शांत तरीके से डिप्लोमेसी को साउथ चाइना सी में डील किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फिलीपींस के 5वीं मीटिंग किए हैं किस चीज़ पे, तो किस प्रकार से इशू डील किया जाए साउथ चाइना सी में, उस पर मीटिंग चल रही है। तो क्या डिसीजन यहाँ पे लिया गया है कि इंडिया भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, किसका, फिलीपींस के इशू पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना जो ऑक्युपाई कर रहा है, बार बार क्लेम करता है ये मेरा रीजन है, उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना जो ऑक्युपाई कर रहा है किसका रीजन, तो फिलीपींस का सी वाला रीजन, उसके अगेंस्ट में अपना वोटिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है। कौन, इंडिया। इंडिया सिंपली सपोर्ट कर रहा है किसका, फिलीपींस का, याद रखिएगा। तो कोस्ट गार्ड 2 कंट्री के बीच में यहाँ पे चीज़ें चली हैं। और यहाँ पे क्या बनाई गई हैं, रेसिडेंस डिफेंस अटैच ऑफिस मनीला में यहाँ पे बनाई गई हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। एक्सपेंशन की बात करी जाए, ट्रेनिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी रजिस्टर, इन प्रकार की चीज़ें भी बढ़ाई गई हैं और जिसके कारण यहाँ पे पार्टनरशिप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नोटेबल डेवलपमेंट है, किस प्रकार के विकास की बातें करी जा रही हैं। तो जो भी रीजनल एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल, बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात करेगा। मैरीटाइम हाईवेज की बात करी जा रही है, जल में हाईवेज बनाने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो, उसकी अगर बात करी जाए साउथ चाइना सी में, तो इसका चाइना का किसी एक कंट्री से नहीं मतभेद है, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, बहुत सारी कंट्री हैं जिसका नाम ही गिनवाना मुश्किल है। तो ये सबसे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, जिसके कारण ये क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम। यहाँ पे इंडिया अब इसी सब चीज़ को लेकर के क्या बोला है, तो ये जो पोजीशंस है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने की जरूरत है। अनक्लॉज क्या है, तो यहाँ पे अनक्लॉज की डिटेलिंग बैकग्राउंड में देखूंगा मैं और आपको बताऊंगा। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन द सी यानी समुद्र के ऊपर किस प्रकार के नियम रेगुलेशंस हैं, ये दर्शाता है। अनक्लॉज को जल्दी से अगर देख लिया जाए तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है और इसको लॉ ऑफ द सी भी बोला जाता है, एक प्रकार से सी ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यहाँ पे जो लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करी गई थी, ये सारी मरीन और मरीटाइम एक्टिविटीज को यहाँ पे देखती है। ये रिप्लेस करी है पुरानी फ्रीडम ऑफ सी जो ट्रीटी थी 17वीं शताब्दी की, उसको रिप्लेस करी है अनक्लॉज, याद रखिएगा। अनक्लॉज ये डील नहीं करती किसके लिए, तो जो भी टेरिटोरियल आपका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए उसकी सॉवरेनिटी को डील नहीं करती, लेकिन क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे, ये गवर्न करती है रूल्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसको गवर्न करती है, आपकी सॉवरेनिटी को कोई कैप्चर कर रहा है तो वो डील नहीं करती। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं, डिफरेंस है, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, याद रखिएगा। तीसरा जो बातें यहाँ पे है, तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये कन्वीन किया गया था न्यूयॉर्क में 1973 में। पहला 1956 में हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सेकेंड जो हुआ था 1960 जिनेवा में। तो ये उद्गम कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अनक्लॉज डज नॉट डील विद द मैटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बार बार आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और रिजॉल्व करता है ये इशू
आप सॉवरेनिटी बिल्कुल भी नहीं याद रखिएगा। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इशू ऑफ सॉवरेनिटी नहीं देखता है, कस्टमरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये चीज़ें देखता है। फील्ड इज गवर्नड बाय कस्टमरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉज है ना उसको यहाँ पे गवर्न करता है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल 14 में भी ये चीज़ें मेंशन है, उसी के आधार पे लीगल फ्रेमवर्क लेके ये चीज़ें कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस यहाँ पे सबमिट किया है आर्बिट्रेशंस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस, यहाँ पे कोर्ट में जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पर जाकर के इस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की बातें बोल रहा है। तो यहाँ पे इसके बावजूद भी चाइना इससे विड्रॉ कर गया है आर्बिट्रेशन से। तो चाइना विड्रॉ कर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसीडिंग रुक जाएगा। अनक्लॉज की प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है और यहाँ पे ट्राइब्यूनल क्या किया है, रिपोर्ट दिया है कि चाइना जो है वायलेट कर रहा है सॉवरेन राइट्स किसका, फिलीपींस का। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल तक होता है। एक होता है कॉन्टिग्यूअस जोन, ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ये दोनों सी में होते हैं। सी की लैंड से सी की दूरी कितने तक आपकी मानी जाती है, तो कॉन्टिग्यूअस तक मानी जाती है और यहाँ तक सी फेयरर तक मानी जाती है। ये बात बोली जा रही है किस चीज़ को लेके, तो इंटरफेरेंस कर रहा है फिलीपींस के फिशिंग प्रॉब्लम, क्या एरिया है, किस एरिया तक फिशिंग कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, किस एरिया तक कंस्ट्रक्ट कर सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना अपना इश्यू निकाल के ले रहा है और आर्टिफिशियल आइलैंड तक क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है फिशरमैन को दूसरे जोन में, यहाँ पे उसके जोन में जाने के लिए या फिर अपने जोन में आने के लिए ये इशू क्रिएट करता हुआ नजर आता है। चाइना यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है ट्रेडिशनल फिशिंग राइट। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिजिकल यहाँ पे फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो भी उसके शिप जा रहे हैं, वेजल जा रहे हैं, उसको रोकता हुआ नजर आ रहा है और लड़ाई का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण ट्राइब्यूनल यहाँ पे जुरिडिक्शंस क्या दी है, तो ये इशू निकल के आ रहा है किस प्रकार से ये लीगल चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है इंटरनेशनल ये जो पीसीए है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस, इससे भी बाहर निकल गया है। तो ये सुनी ही नहीं रहा है दूसरे की चीज़ों को और बार बार अपनी चीज़ें बोलता हुआ नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल मैरीटाइम गेटवे है जहाँ से चीज़ें होकर के गुजरती हैं। अब जल्दी से इसको देखेंगे कि कहाँ पे है, तो देख सकते हैं ये अपना चाइना है और ये आपका वियतनाम, ये मलेशिया, ये ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस यहाँ पे है। तो फिलीपींस की राजधानी मनाली, ये इसके रीजन है जो कॉन्फ्लिक्टेड है। तो ये चाइना यहाँ पे क्लेम कर रहा है। याद रखिएगा चाइना और ताइवान दोनों कंट्री रेड लाइन को क्लेम करती हैं। चाइना और ताइवान यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है। तो पार्सल आइलैंड को अपना बता रहा है, स्कार्बोग सॉल के आइलैंड को अपना बता रहा है, स्पार्टली आइलैंड, ये तीनों डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं, इशू क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ तक आने का बात बोल रहा है साउथ चाइना सी में। ये देखिएगा क्या इसका रीजन है, वियतनाम का रीजन कहाँ गया, तब यहाँ पे मलेशिया का रीजन कहाँ गया, ब्रुनेई का रीजन कहाँ गया, क्या आपका रीजन यहाँ तक आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी क्वेश्चंस कई बार उठाते रहता है। चाइना की पॉलिसी ही यही है कि दूसरे के सेक्शंस में घुस के उसके कई सारे सेक्शंस को कैप्चर कर लेना और फिर उसी के एक सेक्शंस को छोड़ के यहाँ पे 2 सेक्शंस हमें दे दो, 1 सेक्शन तुम्हारा छोड़ देते हैं, या फिर 1 सेक्शन हमें दे दो, 2 सेक्शन छोड़ देते हैं। इस प्रकार की बार्गेनिंग कंट्री के साथ करता रहता है। तो यहाँ पे 9 डैश लाइन भी आइलैंड है, ये सब 9 डैश लाइन आइलैंड है, इसको भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड कैटेगरी में रखा गया है। ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये एरिया जहाँ से ये वेजल पास होते हैं। तो यही वो एरिया है जहाँ से वेजल पास होते हैं। वेजल का मतलब बड़े बड़े कार्गो शिप यहीं से पास होते हैं। तो इस रीजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो पीस प्रोसेस ट्रेड कैसे चलेगा, किसी भी कंट्री में कैसे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ये क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लड़ाई है साउथ चाइना सी को लेके, ये वर्ल्ड की मोस्ट वाइटल ओशियंस के रूप में भी उभर के निकल के आ रही हैं। तो जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ रही हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ रही हैं। तो इंडिया जो है इसका स्टैंड क्या है, ये मैसेज हमेशा देता है कि इंडिया पीस चाहता है और रिस्पेक्ट करे चाइना यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं और वर्ल्ड के कई सारे लोग मानते हैं चाइना को छोड़ करके ये सारी चीज़ें। एशियान क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ
एशियन नेशंस है, ये क्या कर रहा है, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस खोज रहा है कि किस प्रकार से शांत रह के ये सारी चीज़ें हम इसको डील कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ें हैं। किसी भी कोर्ट और जस्टिस में जाने से अगर आपस में बैठ के चीज़ें निकल जाती हैं तो वेल एंड गुड, ये यहाँ पे एक सॉल्यूशंस देखता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात करें यहाँ पे तो क्या चल रहा है, प्रोग्रेस टूवर्ड्स लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एशियंस लीडर के अंतर्गत चीज़ें चल रही हैं। किस प्रकार से चीज़ें चाइना को मैसेज जा रहा है, किस प्रकार से चीज़ें समझ जा रहा है, तो यहाँ पे आपस के मुद्दों को सही प्रकार से बैठ के ही हम निर्णय ले सकते हैं। दोनों में जो भी वाद विवाद है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम, तब जाकर के ये चीज़ें सही होंगी। हम ये नहीं कि यूएन में चले गए, यूएन में बात ही नहीं चल रही है, यूएन में जियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई, तो यहाँ पे कहाँ से चीज़ें संभव हो पाएंगी। जो अभी आपको बताया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें आपको बताया, डिटेलिंग दिया, कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे NRF ये क्या होता है, तो आपको बता दें, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये चीज़ें बिल आई हैं पार्लियामेंट में, आपके जल्दी ही एक्ट भी बना दिया जाएगा। कैबिनेट इसको अप्रूव करने के लिए बेताब है। इस एक्ट के द्वारा क्या चीज़ें होंगी, तो एक बार पुनः डिबेट शुरू हो गया है साइंस और टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से फंडिंग होगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के NRF चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट करने की बातें बोली जा रही हैं। इसको ऑपरेट किया जाएगा 50,000 करोड़ रुपया के आसपास से 5 साल में। जबकि बात करी जाए 28%, अगर बात करी जाए इसका 14,000 करोड़ रुपए जो होता है गवर्नमेंट शेयर देगा। बाकी जो है 72% 36,000 करोड़ रुपए होता है प्राइवेट सेक्टर की हाथों में चली जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन देखिए कितना तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पे दूसरे के हाथ में चल रहा है। तो प्राइवेट मटेरियल जब आएंगे यहाँ पे तो वो अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे चीज़ें तो रोल ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक के लिए ज़्यादा उपयोगिता नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट के लिए ज़्यादा प्रो एक्शंस होंगे, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। तो रिसर्च के फील्ड में भी अपने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें उसमें भी प्राइवेटाइजेशन अगर आ जाएंगी तो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ये भी चीज़ें देखने योग्य हैं, इशू क्रिएट करती हैं। गवर्नमेंट का शेयर जो कि इंक्रीजली यहाँ पे बढ़ रहा है, आपको बताया, ये इस प्रकार की चीज़ें चलाई जा रही हैं जो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट जिस्ट के रूप में यहाँ पे बताया। क्या रोल प्ले करेगा, तो कोऑर्डिनेट करेगी NRF और एजेंसी बिटवीन रिसर्चर और वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, और इंडस्ट्री को लाएगी एक मेन स्ट्रीम के रिसर्च में। तो जो भी इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत यहाँ पे रिसर्च भी चीज़ें होंगी, तब जाकर के चीज़ें अच्छी चलेंगी। ये तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशंस हो रही हैं उसको देख करके गवर्नमेंट को करना चाहिए और सही प्रकार से रूल और रेगुलेशंस बना करके ही प्राइवेटाइजेशंस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता प्राइवेटाइजेशंस गलत है, लेकिन हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशंस कर देना ये यहाँ पे गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यमुना का स्तर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेल्यू हो गया है, इनंडेशंस हो गया है। यहाँ पे केवल आदमी को ही नहीं, यहाँ पे एनिमल्स को भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 1978 की अगर बाढ़ की बात करें जो द हिंदू ने यहाँ पे छापा हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाढ़ आया हुआ था, किस प्रकार से इम्पैक्ट किया है। 208 मीटर का ये आंकड़ा पार किया है अभी 12 जुलाई को ये देखा जाए। तो ये चीज़ें हैं जो अभी लगभग 50 साल में पहली बार ये चीज़ें शुरू हुई हैं और डेंजर लेवल 205 है, इसको क्रॉस कर चुका है। तो डेंजर लेवल से ऊपर यमुना जी चल रही हैं और यमुना रिवर की पूरी डिटेलिंग पिछले ही वीडियो में मैं दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। केजरीवाल जो है सेंटर का मदद मांगने के लिए मजबूर हैं कि कम से कम यहाँ पे हेल्प कीजिए, अकेले इनसे नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेंटर को यहाँ पे हेल्प करना चाहिए क्योंकि स्टेट यहाँ पे आपसे डिमांड कर रहा है। तो यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है आपसे डिमांड कर रही है क्या कि उसकी हेल्प करी जाए, तो सेंटर को आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना चाहिए, जो भी नीड है वो लेना ही चाहिए। देख सकते हैं किस प्रकार से डूब रही है सारी चीज़ें। दिल्ली की जो लोअर दिल्ली है ना, वहाँ पे बाढ़ का जो एरिया है वो इम्पैक्ट कर चुका है। तो लोगों के दुकानों में, लोगों के घरों में पानी घुस चुकी है और जो अभी हैवी रेन हुई थी दिल्ली में वो भी इम्पैक्ट करती हुई नजर आई। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको बताया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, खास करके ऐसे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। शेयर करने से क्या होगा, उनको ये चीज़ें इसके बारे में
में पता होगा। अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगेगा तो वो इससे गेन भी कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।